नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। आज की इस वीडियो में हम सहकारिता का पार्ट है उसका बैलेंस शीट से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बैलेंस शीट में जब पूंजी को शीर्ष पर और वर्तमान देनदारी को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बैलेंस शीट होता है जब उसमें पूंजी को शीर्ष ऊपर बोल रहा है और वर्तमान देनदारी को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, उसको पूछा है। ऑप्शन में दिया है तरलता के क्रम में क्रमबद्ध करना, स्थायित्व के क्रम में क्रमबद्ध करना, प्राथमिकता के क्रम में क्रमबद्ध करना, और डी दिया है महत्व के क्रम में क्रमबद्ध करना। ठीक है, तो बैलेंस शीट में पूंजी को शीर्ष और वर्तमान देनदारी को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा स्थायित्व के क्रम में क्रमबद्ध करना। जब पूंजी को शीर्ष और वर्तमान देनदारी को नीचे सूचीबद्ध किया जाता है, किसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट से संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, तो सूचीबद्ध किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्थायित्व के क्रम में क्रमबद्ध करना। इतना याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैलेंस शीट की और खातों की प्रतियां भेजी जानी चाहिए, किसको भेजी जानी चाहिए बैलेंस शीट और खातों की प्रतियां। तो ऑप्शन में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, रजिस्ट्रार, और डी में दिया है लेखा परीक्षक। तो भारतीय रिजर्व बैंक दिया है, भारत सरकार, रजिस्ट्रार, लेखा परीक्षक। बैंक शीट और खातों की प्रतियां, जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट है ना, उसकी प्रतियां किसको भेजी जानी चाहिए पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रजिस्ट्रार। बैलेंस शीट और खातों की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजी जानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय खाली स्थान का एक हिस्सा है। तो पूंजीगत व्यय जो होता है किसका हिस्सा है उसको पूछा है। तो बैलेंस शीट का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। पूंजीगत व्यय हिस्सा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैलेंस शीट का। पूंजीगत व्यय जो है बैलेंस शीट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब भारी व्यय किया जाता है और जिसका लाभ बैलेंस शीट के तारीख से आगे की अवधि तक बढ़ाया जाता है, तो क्या, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। जब भारी व्यय किया जाता है, भारी मात्रा में जब व्यय किया जाता है और जिसका लाभ बैलेंस शीट के तारीख से आगे की अवधि तक बढ़ाया जाता है तो ऐसे व्यय को उस अवधि में समान रूप से भारी फैलाना चाहिए। ऐसे समय में और उसको समान रूप से बहुत ज़्यादा फैलाना चाहिए बोल रहा है, जिसके दौरान ऐसे व्यय का लाभ उपलब्ध होगा और इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उस समय उसका लाभ अधिक होता है, उसको कौन से और रूप में जाना जाता है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है प्रीपेड खर्चे, प्राप्त करने योग्य ब्याज, अस्थगित राजस्व व्यय, बकाया खर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थगित राजस्व व्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैलेंस शीट की तारीख तक अर्जित ब्याज को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो बैलेंस शीट होती है उसके तारीख तक अर्जित व्यय होती है, ब्याज, अर्जित ब्याज होती है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में दिया है प्रीपेड खर्चे, अस्थगित राजस्व व्यय, प्राप्त करने योग्य ब्याज, और डी में दिया है बकाया खर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राप्त करने योग्य ब्याज। ठीक है, अगला दिया है खाली स्थान बैलेंस शीट के तारीख से परे की अवधि के लिए किराए, दरों और करों, बीमा प्रीमियम, सदस्यता और सदस्यता शुल्क आदि के कारण भुगतान किए गए खर्च हैं। ठीक है, तो वो कौन सा खर्च में आएगा उसको पूछा गया है। ऑप्शन दिया है ए प्रीपेड खर्चे, बी में दिया है अस्थगित राजस्व व्यय, प्राप्त करने योग्य ब्याज, बकाया खर्च। प्रश्न क्या बोला है फिर से देख लीजिए। खाली स्थान बैलेंस शीट की तारीख से परे की अवधि के लिए किराए, दरों और करों, ठीक है, बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि के कारण भुगतान किए गए खर्च को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रीपेड खर्चे। ठीक है, किसके के किराए, दरों, करों, बीमा प्रीमियम, सदस्यता और सदस्यता शुल्क,
बीमा प्रीमियम की सदस्यता जितना रहेगा और उसके सदस्यता का शुल्क, किराए, दरों और करों का, ठीक है। इस आदि के भुगतान किए गए खर्च क्या कहलाता है? प्रीपेड खर्चे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किए गए लेकिन भुगतान न किए गए व्यय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, प्रीपेड खर्चे, अस्थगित राजस्व व्यय, प्राप्त करने योग्य ब्याज, बकाया खर्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बकाया खर्च। प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिए, किए गए लेकिन भुगतान न किए गए व्यय को, ठीक है, व्यय कर दिया है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, ठीक है, वो चढ़ गया है, तो उसको क्या बोला जाता है? बकाया खर्च बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक सहकारी समिति अपने व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से खाते और बही बनाए रखेगी और उन्हें हर साल खाली स्थान को बंद कर देगी। तो किस समय बंद कर देगी उसको बताना है। ऑप्शन दिया है 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक, 30 जून से 31 जुलाई तक, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 31 मार्च से 30 अप्रैल तक बंद कर देगी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भविष्य की कमाई की उम्मीद के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी दर्ज की जाती है। तो वार्षिक रिपोर्ट, विनिमय रिपोर्ट, 5 साल की रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। तो भविष्य की कमाई की उम्मीद के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी दर्ज किस में की जाती है? तो वार्षिक रिपोर्ट। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक बैलेंस शीट में सामान्य स्टॉक और बरकरार रखी गई कमाई का कुल योग दर्शाया जाता है। ऑप्शन में दिया है सामान्य एक्टिविटी, पसंदीदा एक्टिविटी, सामान्य शाश्वतता, देय एक्टिविटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य एक्टिविटी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक फर्म उत्पाद खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करता। इसे इस प्रकार दर्ज किया गया है। तो किस प्रकार उसे दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन में दिया है खाता प्राप्य, देय खाता, संचित देनदारियां, वर्तमान देनदारियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देय खाता, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? तो कौन सा चालू संपत्ति नहीं है उसको पूछा गया है। आपूर्ति, प्राप्य खाते, भूमि, प्रीपेड बीमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि, ठीक है। चालू संपत्ति कौन से नहीं है? तो भूमि नहीं है, इसको याद रखना। बाकी आपूर्ति, प्राप्य खाते और प्रीपेड बीमा ये सब चालू संपत्ति है, ठीक है। अगला दिया है, वित्तीय स्थिति का विवरण इसके बारे में जानकारी देता है। तो वित्तीय स्थिति का विवरण किसके बारे में जानकारी देता है उसको पूछा गया है। संपत्ति और देयताएं, खर्च, आय, क्रेडिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संपत्ति और देयताएं की, ठीक है। वित्तीय स्थिति का विवरण किसका जानकारी देता है? तो संपत्ति और देयताएं की। अगला दिया है, देनदारियों को बैलेंस शीट में इस प्रकार दिखाया गया है। तो देनदारियों को बैलेंस शीट में किस प्रकार दिखाया गया है उसको पूछा गया है। आय के रूप में, क्रेडिट के रूप में, खर्च या संपत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खर्च, ठीक है। देनदारियों को बैलेंस शीट में खर्च के रूप में दिखाया गया है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिति विवरण में शामिल नहीं है? तो कौन सा वित्तीय स्थिति विवरण में शामिल नहीं है? अल्पकालिक या वर्तमान वित्तीय दायित्व, वर्तमान संपत्ति, वित्तीय स्थिति और संपत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अल्पकालीन या वर्तमान वित्तीय दायित्व, ठीक है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का तत्व है? तो वित्तीय विवरण का तत्व कौन सा है उसको पूछा गया है। ऑप्शन दिया है बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय विवरण का तत्व कौन सा है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता, यह दोनों क्या है? वित्तीय विवरण का तत्व है।
अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड है। तो कौन किसी भी फर्म और संपत्तियों का देनदारियों का रिकॉर्ड होता है? बिल फाइल, भुगतान एवं संतुलन, बैलेंस शीट, बैंक वेल आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड होता है। अगला दिया है बैलेंस शीट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बैलेंस शीट को और किस नाम से जाना जाता है? वित्तीय स्थिति का स्टेटमेंट, भुगतान एवं संचालन का विवरण, वित्त विवरण, परिचालन स्थिति का विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वित्तीय स्थिति का स्टेटमेंट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बैलेंस शीट एक है, तो बैलेंस शीट क्या है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है अकाउंट स्टेटमेंट, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वित्तीय विवरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वित्तीय विवरण के बारे में कौन सा सत्य है उसको बताना है। वित्तीय विवरण खातों का सारांश देता है। वित्तीय विवरण खातों का सारांश देता है। दूसरा में दिया है वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के रूप में बताया जा सकता है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण को रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के रूप में बताया जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? केवल एक, केवल दो। सी में दिया है एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, दोनों ही सत्य है। वित्तीय विवरण खातों का सारांश देता है और वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के रूप में बताया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वित्तीय विवरण प्रकट करते हैं, तो वित्तीय विवरण क्या प्रकट करते हैं उसको बताना है। मौद्रिक जानकारी, गैर मौद्रिक जानकारी, गुणात्मक जानकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मौद्रिक जानकारी। वित्तीय विवरण जो है मौद्रिक जानकारी प्रकट करती है। ठीक है, अगला दिया है लाभ और हानि के विवरण को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो जो लाभ और हानि का विवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? परिचालन लाभ, बैलेंस शीट, आय विवरण, ट्रेंडिंग खाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आय विवरण। ठीक है, लाभ और हानि के विवरण को आय विवरण भी कहा जाता है। ठीक है, अगला दिया है वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का उत्पादन है। तो वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का उत्पादन क्या है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, अंत, दूसरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वित्तीय विवरण लेखांकन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अंत। ठीक है, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया क्या है? तो अंत है। वित्तीय विवरण का लेखांकन कब किया जाता है? अंत में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय विवरण बन। ठीक है, हो गया एक साल का कंप्लीट हिसाब किताब खत्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंपनी का वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा किसी भी कंपनी का वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं है उसको पूछा है। लाभ और हानि खाता ये होता है। ठीक है, सभी कंपनियों में होता है लाभ और हानि। बैलेंस शीट तो होता ही है, खाता वही शायद ये तो नहीं है। नकदी प्रवाह विवरण यह भी होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खाता वही। यह किसी भी कंपनियों का हिस्सा नहीं है, खाता वही। ठीक है, लाभ और हानि खाता होता है, बैलेंस शीट भी होता ही है। ठीक है, नकदी प्रवाह विवरण ये भी होता है, खाता वही जो है नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी कंपनी के बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिल है विविध देनदार, हाथ की नकदी, स्टॉक, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या पूरा है एक बार और देख लीजिए। किसी कंपनी के बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। विविध देनदार यह भी शामिल है, हाथ की नकदी यह भी शामिल है, स्टॉक में जो रहता है वह भी शामिल है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैलेंस शीट पर उपार्जन, देय नोट और देय खाता किस श्रेणी अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो बैलेंस शीट पर जो होता है उपार्जन, देय नोट और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध है? ऑप्शन में दिया है वर्तमान देनदारियाँ, गैर वर्तमान देनदारियाँ, संचित देनदारियाँ, उपार्जित देनदारियाँ।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तमान देनदारियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इन्वेंट्री नकदी और समकक्ष और खातों की प्राप्य राशि को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। आय विवरण पर बैलेंस शीट, आय विवरण पर भुगतान, बैलेंस शीट पर देनदारियाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैलेंस शीट पर। ठीक है, इन्वेंट्री नकदी और समकक्ष और खातों की प्राप्य राशि को किसमें किया गया है सूचीबद्ध, तो बैलेंस शीट पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और इसी प्रकार के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।